नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सजीव व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि भारत की कृषि व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कृषि से संबंधित जो प्रश्न CGPSC और CGPSC व्यापम में पूछे गए हैं उनसे हम उनमें चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह छत्तीसगढ़ की आगामी परीक्षा होने वाले उसमें इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? सरसों, चावल, गेहूं और जौ। तो यहाँ पर जो खरीफ फसल है दोस्तों वो कौन सी चीज है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो खरीफ फसल है ना, तो जो खरीफ फसल है उसमें आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर चावल है जो आपका खरीफ फसल है। खरीफ फसल के अंतर्गत दोस्तों जो फसल आता है वो कौन कौन सा है? चावल रहता है, गन्ना रहता है, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, उड़द, मूंग और जूट। ये आपका खरीफ फसल है भारत में, है ना। 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन है वो किया जाता है। पहला आपका खरीफ फसल, दूसरा है होता है रबी फसल और तीसरा होता है जायद फसल। ये मौसम के आधार पर है जिनको बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो यहाँ पर जो खरीफ फसल नहीं है दोस्तों वो कौन है? तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो सरसों है यह एक रबी फसल है, जिनका है ना रबी फसल है। इनकी जो बुवाई होती है वो अक्टूबर नवंबर महीने में होती है और आपका जो इनकी कटाई है ना, रबी फसल की जो कटाई होती है अप्रैल मई महीने में होता है। इसी प्रकार से खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल का बुआई है वो आपका जून जुलाई महीने में होता है और इनका जो कटाई है अक्टूबर नवंबर के बीच में है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संभाव्य अधोभौमिक जल संसाधन का उपयोग किए जाने वाले प्रतिशत के घटते क्रम वाले राज्यों का निम्नलिखित में से सही समूह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जल संसाधन का उपयोग करने वाले कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा जल का उपयोग करते हैं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा कौन से, तो उसको घटते क्रम में है वो आपको जमाना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है पहला है पंजाब है जो जल संसाधन का सबसे ज्यादा उपयोग करता है, फिर तमिलनाडु करता है, फिर गुजरात करता है। तो ये आपका ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत में पैदा की जाने वाली निम्नलिखित में से रबी काल की फसल कौन सा है? चावल, चना, कपास, सोयाबीन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रबी फसल कौन सा है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चना है दोस्तों, ये क्या है? एक प्रकार का रबी फसल है जिनकी बुआई है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में है ना। नवंबर दिसंबर महीने में है वो होता है और मार्च अप्रैल के महीने में इसकी जो कटाई है वो होता है। इनके लिए क्या होता है, जब बुआई होता है तो इसको थोड़ा ज़्यादा ठंड की आवश्यकता होती है और जब कटाई होने के लिए इनका टाइम रहता है ना, तो उसमें इसको अत्यधिक गर्मी की आवश्यकता होता है रबी फसलों को, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में चावल, कपास और आपका सोयाबीन ये आपका खरीफ फसल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर फसल का नाम दिया है दोस्तों और उसको उत्पादित करने वाले राज्य का नाम है, तो इनमें जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है या फिर जो सही नहीं है उसको। तो चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, कपास का उत्पादन गुजरात में, राई सरसों का उत्पादन राजस्थान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों तो उसमें कौन से आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं है वो आपको सही आंसर है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी भारत की जायद फसल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? गेहूं को, जूट को, मूंगफली को, बाजरा को, या फिर तरबूज को। तो यहाँ पर दोस्तों जायद फसल के अंतर्गत है कौन कौन सा चीज है दोस्तों आता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है,
और खरबूज और सब्जियां, ये क्या होता है आपका जायद फसल होते हैं, जो कि एक प्रकार के नकदी फसल की श्रेणी में भी आता है। नकदी फसल की श्रेणी में भी आपका जो गन्ना है वो भी आता है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी गेहूं है आपका रबी फसल है, मूंगफली ये है आपका खरीफ फसल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसलें कच्चे माल के रूप में ब्रिटिश शासनकाल में भारत को निर्यात की जाती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो नगदी फसल है उसको कच्चे माल के रूप में ब्रिटिश शासनकाल में भारत से निर्यात किया जाता था। कपास का, नील का, जूट का या फिर चाय का। तो इसको कूट दिया है, उसके आधार पर आपको बताना है कौन कौन सी फसलें थी जिसको भारत से है वो निर्यात है वो किया जाता था। तो इसमें दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर जो सही हो जाएगा, पहला है कपास का निर्यात किया जाता था, दूसरा है नील का निर्यात किया जाता है और तीसरा है जूट का निर्यात है वो किया जाता है। लेकिन जो चाय है उसका निर्यात है उस टाइम में नहीं किया जाता है। हालांकि अभी चाय उत्पादन है वो भारत में होता है, लेकिन जिस समय ब्रिटिश का शासनकाल था उस समय चाय का निर्यात है वो नहीं किया जाता था। बाकी आपका कपास, नील और जूट है, इनका जो निर्यात है वो किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कपास के रेशे निम्न में से प्राप्त होता है, बीज से, पुष्पवाह से, पत्तों से या फिर जड़ों से। तो यहाँ पर जो कपास का रेशा है दोस्तों वो किस स्थान से प्राप्त, मतलब कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास के बीज से है वो क्या होता है, जो रेशा है उसको प्राप्त है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। ये उस टाइम का है दोस्तों जब 2018 में इस प्रश्न को है वो पूछा गया था। उनके आधार पर तो पुराना है, अभी के डेटा में वो अलग हो गए है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उस टाइम में है ना, तो 2018 के आधार पर है, यहाँ पर तो 24 में है वो पूछा गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी का जो वर्तमान डेटा है वो आप है ना इसको देख लीजिएगा एक नज़र। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो उस टाइम है आपको दिया गया था 24 में, तो उसमें आपका है ना 2018 में है क्या है, 24 फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर है दोस्तों फसलों को खरीदारी है वो किया जाता था। साथ में अभी वर्तमान समय में कितना है, 26 फसलों पर दोस्तों, सब 26 फसलों पर क्या किया जाता है, आपका भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर है वो फसलों की खरीदारी है वो किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में गन्ने की कृषि उदाहरण प्रस्तुत करती है, रोपण कृषि, परिवर्तित कृषि, सिंचित कृषि या फिर मशीनीकृत कृषि। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका रोपण कृषि। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न फसलों में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है, गेहूं, मक्का, कपास या फिर ज्वार। तो यहाँ पर जो आपका वाणिज्यिक फसल है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कपास है, क्या है, एक प्रकार से वाणिज्यिक फसल है। तो खरीफ फसल के जो समय मुख्यतः जो वाणिज्यिक फसल के रूप में दोस्तों आपका जो क्या है कपास है उनको लगाया जाता है, और यह एक प्रकार का वाणिज्यिक फसल की श्रेणी में है वो रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झूम क्या है, शुष्क प्रदेश में नदी की घाटी, कृषि का एक प्रकार, छत्तीसगढ़ का जनजातीय नृत्य या फिर एक खाड़ी का नाम। तो यहाँ पर झूम क्या है दोस्तों, तो झूम है क्या है, कृषि का एक प्रकार है दोस्तों। यह भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहाँ पर झूम खेती है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिट्टी दोस्तों क्या कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गन्ना, कपास, जूट या फिर
गेहूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा गेहूं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, केरल से या फिर असम से। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सबसे अधिक मात्रा में केसर की प्राप्ति होता है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर राज्य से है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में इनकी प्राप्ति है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीली क्रांति किससे संबंधित है, पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से या फिर नदियों की सफाई से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नीली क्रांति के संबंध है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार से जो हरित क्रांति है दोस्तों उनका है ना, उनका संबंध होता है कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति है दूध से संबंध रखता है। नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन के लिए रखता है, और लाल क्रांति वो टमाटर व मांस के लिए है वो संबंधित रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति किस मामले सर्वाधिक फसल रही है, गेहूं व चावल में, ज्वार व तिलहन में, गेहूं व आलू में या फिर चाय व कॉफी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा हरित क्रांति का जो मामला है ना, वो सर्वाधिक फसल के मामले में कौन है, तो गेहूं और चावल में इसका जो प्रभाव वो सबसे ज्यादा है वो देखने को मिला था। यहाँ पर अगर जो हरित क्रांति की बात करें तो दोस्तों हरित क्रांति के जो जनक है भारत में वो MS स्वामीनाथन है। इनके द्वारा है वो हरित क्रांति को भारत में है वो लाया गया था। साथ में अगर है ना विश्व के स्तर पर किया जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग है जो 1960 के दशक में है, यहाँ पर है जो आपका हरित क्रांति है वो उनको लाया गया था, जिसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार से वो पुरस्कृत है भी है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, 1951 में, 1927 में, 1975 में, फिर 1985 में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था 1970 में है वो किया गया था। साथ में जो भारत में दूध क्रांति हेतु संचालित कार्यक्रम था दोस्तों जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, गेहूं उत्पादन से, दूध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से या फिर मत्स्य उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति का सीधा सीधा संबंध है दोस्तों दूध उत्पादन से, इसका संबंध है वो है। इनके जो जनक थे दोस्तों दूध है ना, श्वेत क्रांति के जनक है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी है। इनके द्वारा है भारत में श्वेत क्रांति है वो लाया गया था, और इनका जो संबंध होता है वो दूध उत्पादन से है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर SS राव, श्री AK भारद्वाज या फिर मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर जो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी है वो श्वेत क्रांति के रूप में जाते हैं, जिनका संबंध है दूध उत्पादन से संबंधित है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।